सर्विस होने की वजह से एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में फैक्चुअल। अच्छी बात यह है कोइंसिडेंस कि मैंने 3 साल यूपीएससी के लिए जो पढ़ाया उनमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट परमानेंट पढ़ाता रहा, मैं उनकी परमानेंट फैकल्टी के तौर पे काम करता रहा। दुर्भाग्य से मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि यूपीपीसीएस में इतना ज़रूरत नहीं है प्रीलिम में। तो बस 2-3 लेक्चर ही जो महत्वपूर्ण है वो करेंगे इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। और जब मेंस आएगा तो जीएस पेपर 3 में मैं थोड़ा डिटेल में डीप में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। पढ़ाए बिना मुझे बर्दाश्त होने वाला है नहीं पर्यावरण। और ऐसे ही लोगों ने भी बोला और मुझे लग भी रहा था कि लोगों की फ़ीस अफोर्डेबल नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी 10 जगह उन्होंने खरीदा है। तो जितना मिनिमम हो सकता था ताकि बाकी कॉस्ट निकले तो उससे ये ऑफ कर दिया है। अगर कोई इसे देखेगा तो कर सकता है, बहुत मिनिमम रेट है। अभी आपने रिसेंट में देखा COP 28 है ना, दुबई में हुआ था, यूएई में। तो उसको लेकर के थोड़ा सा हल्ला हो गया था कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो न्याय क्या मिलेगा। यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी रही हो वो खुद इसका चेयर कर रहा हो या उसमें की पर्सन हो, उसे लेकर के विवाद हुआ। तो वो तो खैर हिपोक्रेसी है और दुनिया में चली रही है, लेकिन उसको लेकर के सवाल बन सकता है। ठीक है, क्या सवाल बन सकता है? मैं जनरली इंडियन जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली गवर्नमेंट का उसी को यूज करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कल को आयोग बदमाशी करेगा तो हम क्लेम तो कर पाएंगे। तो ये 28 सेशन था कॉप का, सीओपी का। देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे कहते हैं सीओपी को, और कई कई जो संस्थाएं हैं, प्लीज़ आप लोग म्यूट कर लीजिए मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा आपको बैनने से। तो जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो अलग अलग संस्थाओं की होती है, लेकिन फिलहाल के लिए जिस सीओपी की बात हो रही है वो है UNFCCC की। अभी हम सारी संस्थाओं के नाम देखेंगे, फिलहाल के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, लिंक सूत्र शुरू कर रहे हैं चर्चा का। तो चर्चा के सूत्र में जो पहला मन का है वो है कि जो UNFCCC की यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है, उसका जो 28वां सम्मेलन हुआ, 28th जो समिट हुआ, वो दुबई में हुआ। तो पहला फैक्ट हो जाएगा कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। यूपीपी से सस्ते सवाल पूछेगा कौन सा सीओपी था, तो 28 था। और यूनाइटेड अरब अमीरात में है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और सस्ता पूछ लेगा तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का पूछ लिया था तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक चला। संभावना इसकी थोड़ी सी कम है बट स्टिल दिमाग पे होना चाहिए। दो महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव इसमें शुरू किए गए या जो चर्चा हुई उस पर सवाल बन सकता है। पहला तो ये है कि पहला ग्लोबल स्टॉक टेक, और दूसरा है कि जो लॉस और डैमेज फंड है उसकी फंडिंग को लेकर के समझौता हो गया कि भाई अब इसको क्रियान्वित करना शुरू करो। क्रियान्वित करने को क्या बोलेंगे, फंक्शनल करना शुरू करो। तो पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक की। स्टॉक समझते हो, इन्वेंट्री स्टॉक है ना। जैसे आप दुकान में अगर कर देखे होगे तो ज्वेलरी की मान लो दुकान है तो उसमें स्टॉक होता है कि भाई कितनी ज्वेलरी आई, कितनी बिकी, कितना बचा हुआ है, कल का क्या था क्लोजिंग, आज का क्या है ओपनिंग, ऐसे सब। तो ऐसे ही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं या जो लोगों के एफर्ट्स, लोगों के प्रयास चल रहे हैं उनको डील करने के लिए, कि एक देश में मान लो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये मत भूलना कि देखो इसको आता नहीं, 100 यूनिट मान लो ग्रीन हाउस गैसेस हैं किसी के देश में, तो उसने इसको डील करने के लिए क्या प्रयास किया और उसमें से कितनी कमी आई है। तो ये अपने देश में कुल ग्रीन हाउस गैसेस का स्टॉक लेगा और उसकी कमी के लिए क्या प्रयास कर रहा है या किया है और कितनी कमी हुई है वो भी बताएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक जो लेना है ये दुनिया भर के राष्ट्रों के मध्य ट्रांसपेरेंसी को मजबूत करेगा। अगर थोड़ा थ्योरेटिकल पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा विश्वसनीयता बढ़ाएगा, कॉपरेशन बढ़ाएगा और शायद बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये हर 5 साल में होते हैं, बाकी तो कुछ काम का नहीं है। तो ये होगा ग्लोबल स्टॉक टेक, एक बड़ा समझौता हुआ। ठीक, अब आता है लॉस और डैमेज फंड। तो लॉस और डैमेज फंड जो है एक्चुअली जो इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला जो 27 वाला जो कॉप हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ? इजिप्ट में हुआ था, मिस्र में हुआ था। ठीक है, वहाँ ये समझौता हुआ था कि भाई अब क्या करेंगे कि ये फंड हम एस्टेब्लिश कर ही देते हैं। और
एस्टेब्लिश करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो मान लो कोई एक राष्ट्र है, उदाहरण के तौर पे मालदीव है मान लो, तो बदमाशी किया यूएसए ने, यूरोपियन यूनियन ने, चीन ने। अब इन लोगों ने बदमाशी किया, बहुत ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन किया, लेकिन तूफान आया, आइलैंड डूबा मालदीव का, या सोलोमन आइलैंड का, या इंडिया का मान लो कोई हिस्सा, या बांग्लादेश। तो बदमाशी किसी और ने किया, नुकसान इनका हुआ। और ये नुकसान न सिर्फ क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से हुआ, बल्कि और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत चीज़ें हैं, जिसमें माइग्रेशन है, जिसमें ट्रॉमा है। तो उसकी भरपाई के लिए कुछ हद तक फंड एस्टेब्लिश करके उनको कंपनसेट किया जाए, और इसीलिए ये लॉस और डैमेज फंड की स्थापना की गई। और COP 28 में दुबई में जो सम्मेलन हुआ उसमें कहा गया चलो भाई अब इसको हम फंक्शनल करते हैं। ये दो समझौते हुए, ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इसी साल मतलब दिसंबर में ही हुआ है, नवंबर दिसंबर में, पता होना चाहिए, है ना। अगला कहाँ होगा देख लेना। एक रिपोर्ट बड़ा धूम मचाती रही है पिछले 4-5 सालों में, मुझे लगता है इसमें से सवाल पूछा या नहीं पूछा, मैं PYQ पे रिसर्च नहीं कर पाया ठीक से, समय नहीं मिला। मतलब देखा तो था क्वेश्चन, तो मुझे पता ही क्या क्या पूछ रहा है, लेकिन ऐसे उसको उठा करके और मैं यहाँ पे PPT में डाल नहीं पाया, समय कम था। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक अच्छा, भारतीय लिहाज से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि इंडिया रैंक अप, एक रैंक ऊपर, अब 7वें स्थान पर है। इफ़ आई रिमेंबर 2 साल 3 साल पहले इंडिया 10वें स्थान पर था, ठीक। लेकिन ये 10th प्लेस पे नहीं है इंडिया एक्चुअली। इंडिया एक्चुअली देखा जाए तो 3 प्लेस तो किसी को स्थान ही नहीं मिलता है। अच्छा, स्थान क्यों नहीं मिलता है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब भाई तुम मान लो क्लास में बहुत अच्छे हो, टॉपर हो, मान लो उदाहरण के लिए राज तुम्हारा ही एग्जांपल दे दिया जाए कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुम 100% स्कोर करोगे? यार अगर वो टीचर दे रहा है 100% तुम्हें 100% मार्क्स, तो मैं उस टीचर से एक ही सवाल पूछूंगा, अब इस बच्चे में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ये दुनिया में बेस्ट है, देर इज बेटर ऑफ एवरी बेस्ट, तो तुम बेस्ट तो नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ही इंडिया क्या, कोई भी दुनिया कितना भी अच्छा काम कर ले, पहले स्थान पे कैसे आ सकती है? क्या एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए, क्लाइमेट चेंज के रोकने के लिए, क्या आपके पास कोई भी और सुधार के उपाय नहीं बचे हैं, या सुधार करने को बाकी नहीं रह गया है? इसलिए पहला दूसरा तीसरा खाली रखा है। इस साल जो रैंक है, ये लगातार ये सवाल पूछ सकता है, बदमाशी अगर करेगा तो आयोग थोड़ा, कि इंडिया जो है टॉप 10 में लगातार 5वीं बार है इन अ रो। तो ध्यान रखना, पहला सवाल तो यही है कि कौन जारी जारी करता है, पब्लिश कौन करता है? तो पब्लिश करता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। साल 2005 से चला आ रहा है, और लगातार 5वें साल इंडिया टॉप 10 में। अच्छा, उस लिहाज से देखा जाए तो पहला स्थान, कुमुलेटिवली देखा जाए तो चौथा स्थान डेनमार्क का है। इससे पहले फिनलैंड या स्वीडन ही था, नॉर्डिक कंट्रीज जो टॉप करते हैं जनरली। इंडिया 7वें स्थान पर है, ठीक है, पहले 10वें पे था। अब देखो, 23 में है 7वें पे, 22 में था 8वें पे, 21 में 10वें पे था, जो मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। एक और है संस्था जो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक पुरस्कार मिला था कुछ साल पहले, उसका नाम था चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, याद है मित्रों? चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। तो इसकी वजह से ये संस्था बहुत चर्चा में आई भारत में, और इस पे सवाल पूछा जा सकता है। एनवायरमेंटल जो यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसके क्या काम है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि ऑलरेडी हेडक्वार्टर को लेकर के सवाल पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। और जब वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछ सकती है देहरादून, तो इसके हेडक्वार्टर को भी पूछ सकती है, और हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को पूछती ही रही है। तो पहली चीज तो UNEP जो है वो 1972 में स्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी। अब थोड़ा सा हंस सकते हो कि नैरोबी तो कीनिया में है, कीनिया तो कोई सस्ता सा देश है, तो क्यों है हेडक्वार्टर, बट है तो है, क्या करोगे। और ये दोनों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है UNEP, और WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साल 1988 में साथ आते हैं और कहते हैं एक नई संस्था बनाएंगे जिसका नाम होगा IPCC। तो IPCC मतलब क्या? IPCC मतलब
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, करती क्या है? ये असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। अगर आपको ध्यान होगा तो आर के पचौरी साहब इसके बहुत समय तक अध्यक्ष भी थे, हमारे भारतीय ही हैं। उन पे कुछ हैरेसमेंट वगैरह का कुछ केस लगा था शायद, वॉट एवर ही, उन्होंने स्टेप डाउन किया खुद ही से, कुछ ऐसे हुआ था जिसकी वजह से हट गए। अदरवाइज वो अच्छा काम किया था उन्होंने, बड़ा नाम था उनका। तो आईपीसीसी जो है ना, इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये खुद का कोई रिसर्च नहीं करती। और यूपीएससी ने एक दो बार सवाल भी मजे लेने के लिए पूछा कि ये बहुत मौलिक फंडामेंटल रिसर्च करती है एनवायरमेंटल सेक्टर में, खुद से कुछ नहीं करती है। दुनिया भर में जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो शोध हैं, उनको कंपाइल करती है, इकट्ठा करती है और फिर अपना निष्कर्ष निकालती है। और उस निष्कर्ष को कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। तो अंतिम जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो 1 साल या 2 साल पहले 6th असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया था। और उसमें कहा था कि हिमालयन जो एरिया है बहुत तेजी के साथ मेल्ट हो रहा है और बचा लो क्रायोस्फीयर को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी ने थर्ड पोल का कॉन्सेप्ट दिया हिमालयन एरिया का। बाय द वे, एनवायरमेंटल जो यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ये जो है कुछ रिपोर्ट जारी करती है। वो रिपोर्ट थोड़ा एक बार देख लो। एक तो ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट, सॉरी, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट है, और बस ये दो इंपॉर्टेंट है, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। और अवार्ड क्या देती है? ये मोदी जी को अवार्ड मिल चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, बहुत चर्चा हुई थी इसकी, आपको पता होगा। अब चैंपियन इधर भी, चैंपियन इधर भी, तो ये भी ध्यान ही रहेगा। ससाकावा अवार्ड भी फेमस है, तो ये भी ध्यान रखना। और सीड अवार्ड भी फेमस है। तो ससाकावा और चैंपियन ऑफ द अर्थ तो पक्का ध्यान रखना तुम, ठीक है। ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा। यूपीपीसीएस के जो पेपर बनाने वाले हैं उनको उतना नहीं समझता होगा, तो इसको रहने देना। मैं बार बार कहता हूँ यूपीपीसीएस के पेपर बनाने वाले सस्ते लोग होते हैं, तो बुरा मत माना करो। सस्ते मतलब ये नहीं कि वो ऐसे काबिल नहीं है। प्रोफेसर वगैरह रहे होंगे किसी यूनिवर्सिटी में, ये लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, लोग काम करना छोड़ देते हैं एक्चुअली में। और जो बहुत मौलिक रिसर्च करते हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो अपडेट रहते हैं, वो पेपर ऊपर नहीं बनाते हैं, है ना। उतना कम पैसा मिलता है, क्यों दिमाग खपाएंगे, फ्री में कर देंगे। तो लोग पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, ये दिक्कत है ना। आईएएस बनने के बाद लोग अखबार पढ़ना छोड़ देते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो COP 21 हुआ है उसके बारे में, और COP 29 जो है उसके बारे में कुछ लिख दिया है, बाद में देख लेना। एमिशन गैप रिपोर्ट अभी बताया ही है मैंने, तो ये भी आप खुद से ही पढ़ लेना, ठीक। यूएनईपी के बारे में ये भी खुद से पढ़ लेना। 1 मिनट लगता है सब पढ़ने में, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, है ना। 1972 में इस्टेब्लिश हुआ है, नैरोबी केनिया में है। तो बस 1 मिनट में देख लेना। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमने शुरू जहाँ से किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ शुरू किया था हमने? कॉप शुरू किया था, COP 28। और COP 28 किसका? तो UNFCCC का। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने मुझे गूगल पे मिल गया कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉप सबमिट, वो और फिर कुछ और माल था, वो उठा करके मुझे लगा काफ़ी होगा पढ़ाना। अभी आपको कई संस्थाओं के बारे में यहाँ सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले कॉप के जो मेजर सबमिट हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब कॉप COP UNFCCC की स्थापना होती है, वहाँ से एक बार चलते हैं। हम्म, तो हुआ क्या यार कि 1972 में, 1972 का साल था। 1972 में क्या हुआ कि एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस पे? ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, ठीक है ना। शुरुआत में सब चिंता जताते थे, जैसे कांग्रेस की स्थापना के पहले चिंता जताते थे कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो ऐसे दुनिया भर के लोग चिंतित थे, कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी को कहा जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। कल को सवाल पूछ ले कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो उसी समय यूएनईपी की स्थापना हुई थी, और तभी ये तय हो गया था कि भाई अब दुनिया में एक ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ तो भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये सोचने के लिए क्या हुआ कि उसके 10 साल बाद, हर 10 साल पे आयोजन किया जा रहा था, नैरोबी डिक्लेरेशन आया 1982 में। और ये पहली एनिवर्सरी जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का था उसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और फिर इसी में तय किया गया कि एक कमीशन बनाएंगे, स्पेशल कमीशन बनाएंगे, ताकि हम आगे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे हम जूझ सकें। और फिर क्या होता है होता यह है कि 1983 में एक और कमीशन आया जिसको कहा गया ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन जो था
उसको यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया था एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए, बात करने के लिए और आगे के लिए राह सुझाने के लिए। तो इसी को ब्रंटलैंड कमीशन कहा गया। आई थिंक कहीं के राष्ट्राध्यक्ष थे नॉर्डिक कंट्री के, उन्हीं के नाम पे ऐसे इसको रखा गया है। ठीक है। और फिर जब इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और उसका नाम रखा और कॉमन फ्यूचर, उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे थे कि इस तरीके से दुनिया चलती रही तो सस्टेन नहीं कर पाएगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नया कॉन्सेप्ट आया। और 83 के बाद फिर दुनिया के लोगों ने आपस में चर्चा किया और सोचा भाई कुछ करना पड़ेगा। तो 1992 में फिर रियो मतलब रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की राजधानी है शायद, वहाँ पे लोग मिलते हैं और एक सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसको कहा गया अर्थ समिट या धरती सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, जो भी कह लो। और उसी समय ये लोग विचार करते हैं आपस में कि एक तो भी कोई भी डेडिकेटेड संस्था ऐसी होनी चाहिए जो हर साल एक बार मिल सके, चर्चा कर सके और भविष्य में जो क्लाइमेट चेंज है उनसे लड़ने के लिए न सिर्फ राह सुझाए बल्कि कुछ तो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना ले। तो ये संस्था बनाई गई UNFCCC के नाम से। ठीक है। इसका सेक्रेटरीट बॉन जर्मनी में है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि पूछेगा नहीं बहुत ज़्यादा घुस करके, आपको सतही सतही चीज़ें बता रहा हूँ। एक 15 मिनट का और वीडियो आएगा, उसके बाहर कुछ आने की संभावना है नहीं ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है। तो ये किया इन्होंने। ठीक है। और उसके बाद में कुछ और संस्थाएं इसी के अंडर आई। तो ये सब आपको पता है, अदरवाइज ये मैं 10 मिनट की वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसमें बायोडायवर्सिटी पे कन्वेंशन है, इसमें कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पे है, एजेंडा 21 है। बट कुल मिलाकर के भी 1992 के UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो 1994 में हुआ। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 1994 में हुआ। ठीक है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक्चुअली COP जो है UNFCCC की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। इसके अंतर्गत ये कॉप होता है और इसी में फैसले लिए जाते हैं। मिनिस्ट्रियल समिट है एक्चुअली। और सेक्रेटरीट का बॉन में है, आपको पता ही है बॉन कहाँ पे, जर्मनी में है। अब उसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए वो देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसको कहा गया COP3। एक्चुअली 94 नहीं, शायद 95 में पहला था, तो 95, 96, 97। तो जो तीसरा कॉप हुआ वो 93, 97 में हुआ, क्योटो जापान में हुआ। ठीक है। और यहीं पे प्रोटोकॉल एक अडॉप्ट किया गया जिसको कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये शायद पहली ऐसी कोई समझौता था जो बाध्यकारी था। बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग, मतलब दुनिया के राष्ट्रों को अगर साइन किया तो बांधना ही पड़ेगा, उससे उसके पहले काम बनेगा नहीं। तो लीगली बाइंडिंग समझौता था। और इस पर सवाल तो यूपीएससी ने पूछा ही है, यूपीपीसीएस का नहीं पता बट पूछा ही होगा कि क्या क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है। जनरली मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 95% ऑफ द केसेस में दुनिया की, 95 ज़्यादा हो जाएगा बट 90 मान लो, 90% ऑफ द केसेस में दुनिया के जितने भी समझौते होते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं। और गैर बाध्यकारी होने के पीछे कारण ये है कि सॉवरेन कंट्रीज होते हैं, अब उनका अपना रूल होता है, उनकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, तो कहते हैं हम पालन करेंगे लेकिन ज़बरदस्ती मत करवाओ। मुझे याद है कि वो कौन सी यूपीएससी की एक कोचिंग संस्था है दिल्ली में, मैं उसका मॉक दे रहा था एक बार, तो मुझसे मुझे नाम नहीं याद रहा उसका, तो उसके जो चेयरपर्सन थे रिटायर्ड IAS थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या इंडिया कंप्लीट सॉवरेन कंट्री है। तो वो अगर मॉक पढ़ा होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, थोड़ा आर्गूमेंट हो गया था उस पर। तो मैंने कहा था नहीं, इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई भी देश कंप्लीटली सॉवरेन कंट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा था क्यों, तो मैंने कहा था कि इसलिए नहीं है क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन से लेकर के दुनिया के तमाम कन्वेंशंस में पार्टी होते हैं, तो पूरी तरीके से हमारी जो संप्रभुता है वो इंटैक्ट नहीं रह जाती, हमें कई बार दबाव में भी काम करना पड़ता है। खैर जाने तो उनका वर्जन दूसरा था। तो कुल मिलाकर के ये बाध्यकारी है। और अगर मान लो आपको नहीं भी पता है कि कोई भी संस्था में कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी कन्वेंशन ये बाध्यकारी है, बाइंडिंग है क्या लीगली, तो अगर आपको नहीं आता है तो उसको नो कर देना, लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि जनरली नहीं होता है ना, गलती से एक आदमी हो गया तो हो गया। ठीक है। COP7 एक और महत्वपूर्ण था। मोरक्को की राजधानी मराकेश है। मराकेश पूछ चुका है मोरक्को की राजधानी क्या है या मराकेश किसकी राजधानी है। तो यहाँ पे मराकेश एकॉर्ड हुआ था। और ये किस लिए हुआ था कि भाई क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसको लोग दस्तखत कर रहे थे, मान रहे थे कि हाँ भाई अब चलो एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें तो COP8 जो है साल 2002 था, वो इंडिया में हुआ था। ठीक। ओके, बस इतना ध्यान रखना। COP15 कोपेनहेगन में हुआ था। और मुझे याद है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने शायद पार्टिसिपेट भी इसमें किया था।
और सरमल शेख में भी उन्होंने किया था, जहाँ पे वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, बड़ा बवाल हुआ था। तो खैर उसे जाने दो। कुल मिलाकर के COP15 में जो $30 बिलियन देने की बात थी, वो जाकर के COP21 में यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो उसी का एक्सपेंशन है कि पेरिस जो एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट समिट है, साल 2015 में बराक ओबामा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे और मनमोहन सिंह यहाँ के थे। तो कहा जाता है कि जो COP21 था, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, तो लगभग फेल होने वाला था, लगभग फेल हो गया था। लेकिन उसी समय जो चाइना के प्रेसिडेंट थे उस समय, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और बराक ओबामा और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, ये तीनों चारों लोग एक कमरे में मिले और कहा जाता है कि बाजी पलट गई और ये एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इंडिया और चाइना का बड़ा रोल था, क्योंकि उस समय जो ब्रिक्स के कंट्रीज थे उनमें उतना टसल नहीं था, उतना झगड़ा नहीं था। तो ब्रिक्स के कंट्रीज स्पेशली रसिया सॉरी इंडिया और चाइना आपस में मिल करके बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते थे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, और उसी नेगोशिएशन का प्रतिफल था कि हर साल $100 बिलियन, हर साल $100 बिलियन जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो देने वाले थे, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है ना, इसको कहा गया था क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्या कहा गया था? क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और इससे होता क्या? इससे होता कि भाई ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी आती जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास में, और जो दुनिया का टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता। मान लो धरती का टेम्परेचर कुछ भी है, जो भी है, उससे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने पाए, ये दुनिया का प्रयास है। और उसको कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट किया जाए। ठीक है ना, ये सब है। तो ये COP21 भी एक महत्वपूर्ण था। अब जो इसके पिछला वाला 2022 में जो हुआ है, बस खाली उसके बारे में इतना याद रखो कि सरमल शेख जो इजिप्ट में है, मनमोहन सिंह के समय में भी हुआ था। तो ये हुआ था सरमल शेख में, और इसमें लॉस एंड डैमेज फंड का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है ना, और इसी लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसमें पैसा डालने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए साल 2023 के दिसंबर में जो दुबई में हुआ COP28, उसमें चर्चा की गई और डिसीजन लिया गया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, उस पर सवाल शायद पूछा है कि भाई COP26 में क्या हुआ था। अगर नहीं पूछा है तो मेंस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार कहा था कि भैया हम टारगेट रख रहे हैं कि हम 2070 तक क्या हो जाएंगे? नेट जीरो हो जाएंगे। और यूपीपीसीएस ने ही शायद इस पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है कि नेट जीरो टारगेट का मतलब ये है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन करना, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करना बंद कर देंगे क्या? तो जवाब है नहीं। ग्रीन हाउस गैस एमिट करना बंद कर देंगे ऐसा नेट जीरो नहीं होता है। मान लो आपने 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैसेस आपने एमिट किया, लेकिन आपने क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मदद से, या आपने पेड़ लगा करके, या आपने कुछ और करके क्या किया? 100 यूनिट कार्बन जो है एब्जॉर्ब भी कर लिया। तो ये जितना एमिट किया उतना एब्जॉर्ब किया, तो सेट ऑफ हो गया। तो जो नेट जो एमिशन है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। ये होता है नेट जीरो का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ओके। और उसके बाद हाँ, तो यहाँ तक हो गया था। अब कुछ छोटे छोटे कन्वेंशन, जैसे 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी साल आया था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अब इतना सस्ता सवाल यूपीपीसीएस पूछेगा मुझे लगता नहीं है। सिर्फ रामसर साइट जो है वो कौन से नए ऐड हुए हैं वो देख लेना, उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। और ये जो वो है वेटलैंड जो है, वेटलैंड इकोसिस्टम जो है, उस पे उसके कंजर्वेशन, उसके प्रोटेक्शन को लेकर के एक मीटिंग बॉडी है। उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं। पहला तो ये है कि ये ह्यूमन मेड, यानी कि किसी इंसान ने कोई वेटलैंड क्रिएट किया है उसको भी कवर करता है। कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा ये सिर्फ नेचुरल वेटलैंड को ही कवर करता है, तो ऐसा नहीं है। ढेर सारे हर के बैराज वगैरह आप देख लो, वो सब ह्यूमन वेटलैंड ही है, ह्यूमन मेड ही है। मान लो कि भाखड़ा नांगल है, अब बहुत बड़ा कोई वेटलैंड हो गया और उसमें एनवायरनमेंट के लिहाज से, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना, तो उसको भी शामिल करना पड़ेगा। और इसी में से जो वेटलैंड हैं जो रामसर साइट में शामिल हो जाते हैं, अगर उसका कंजर्वेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो भारत से अभी फिलहाल के लिए 2 ही वेटलैंड ऐसे हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है। अब बताना वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये है रामसर कन्वेंशन। ठीक, उसके अलावा उस क्या कह रहे हो? लोकटक है पक्का? और केवलादेव पक्का है? एक बार केवलादेव का इमीडिएट वेरीफाई करो। केवलादेव में वो जो पानी थी ना, मैं गया हूँ पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ। केवलादेव जो बर्ड सेंचुरी है, राजस्थान में है, भरतपुर में। तो मैं माँ के साथ गया था 2018 में। तो हो क्या रहा है, वहाँ पे एक नदी बहती है और वहाँ से पानी आता है था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जो एक बता दूँ, एक होता है क्या कहते हैं उसको, जो बर्ड्स एक ट्रेवल करती हैं जिस रूट से, उसको कहते हैं फ्लाइंग हाईवे। तो सेंट्रल
एशियन जो फ्लाइंग वे है उसमें भारत पड़ता है, और वहाँ से जो पक्षी होते हैं यूरोप और सेंट्रल एशिया से, वो उड़ करके भारत में आते हैं ठंडी के दिनों में, क्योंकि पानी की दिक्कत होती है वहाँ पे, तो भारत में आके उनको पानी मिलता है और क्लाइमेट भी उनके फेवरेबल होता है, तो इसलिए वो केवलादेव वगैरह में आ जाते हैं। लेकिन जिस नदी से पानी मिल रहा था केवलादेव को, वो शायद उसका कुछ तो भी डैम वगैरह बना दिया गया था, जिसकी वजह से इसको मॉनिटरी रिकॉर्ड में डाला गया था। लेकिन बाद में उसको शायद फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे लोगों से बात भी कर रहा था कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट आया है क्या। हाँ ठीक है, तो है तो फिर नहीं इम्प्रूव हुआ। हाँ तो ठीक है, फिर सही होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में डालते हैं तो बहुत वेरीफाई करके ही डालते हैं। हाँ तो फिर जो क्वेश्चन में रहा होगा वही सही होगा, ठीक है। और फिर साल 1973 में साल 1973 में क्या हुआ, एक और कन्वेंशन हुआ जिसको बोलते हैं साइट्स। साइट्स मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। सिंपल का मतलब है क्या, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब ये हो गया कि भारत में मान लो हाथी है। अब हाथी है मान लो, अब हाथी हाथी क्या है, हाथी का आईयूसीएन स्टेटस, क्योंकि यूपी पीसीएस नहीं पूछता, यूपीएससी बहुत पूछता है, इसलिए मैं आईयूसीएन के बारे में पढ़ा नहीं रहा हूँ। बट इतना सिर्फ समझ लो कि कोई भी जंगली जानवर जो है, जंगली जीव जंतु जो है, वो जंगल में सेफ है या नहीं है उसकी उस सेफ्टी के लिहाज से एक रेड डेटा बुक पब्लिश होता है, जो आईयूसीएन करता है। उस रेड डेटा बुक में बताया जाता है कि कौन भाई एंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन एक्सटेंट इन वाइल्ड है, कौन पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है, कौन वल्नरेबल है, कौन लीस्ट कंसर्न है, ये सब उसके अपने कैटेगरीज होते हैं, वो छोड़ दो। बताने ये जा रहा हूँ कि मान लो हाथी है। अब चीन में बदमाशी क्या होती है कि हाथी दांत की बड़ी डिमांड है, या रेड सैंडलवुड की बड़ी डिमांड है, या मान लो चाइना वाले सुना है कि भाई वो तो वो क्या कहते हैं उसको, पब्लिकेशन है जिस बुक का नाम किसी जंतु के नाम से है, अम, कौन से, कॉलिन जैसी एक और पब्लिकेशन इंटरनेशनल, पेंगुइन, पेंगुइन की बड़ी डिमांड है या मान लो चीन में तो कुछ भी मार के खा जाते हैं ना, तो वो सब वहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से भारत में इन जंतुओं का क्या होता है, ट्रेड होने लगता है। हाँ, यहाँ से वहाँ भेजने लगते हैं ताकि उनको पैसा मिल जाए। सुनने में तो एक ज़माने में आया था हमारे गाँव के उधर कि भाई वहाँ से सारे जितने वो हैं, क्या कहते हैं, कछुए हैं, वो कछुए निकाल निकाल करके लोग उसका स्मगलिंग कर रहे हैं। तो सुना, बाद में पता चला कुछ तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चाइना में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एम नॉट टू डायरेक्टली प्रोटेक्ट बट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इंसेंटिव टू पोचिंग बाय क्लोजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। आप कितना भी कोशिश कर लो, कंजर्वेशन नहीं कर सकते जीव जंतुओं का, जब तक कि उससे जुड़ा जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है, यानी कि जो फायदा है, बेनिफिट है, वो आप नहीं रोक पाते हैं। अगर चीन में किसी एक कछुए की कीमत मान लो 10 लाख रुपए है, अरे यार, तो सामान्य सा सामान्य व्यक्ति शिकारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जिंदगी में वो 10 लाख रुपए साल भर में नहीं कमा पाएगा गरीब आदमी, और एक कछुआ जबरदस्ती कहीं से पकड़ करके स्मगलर को दे दिया, 5 लाख भी मिल गया तो भी बहुत है। तो पहले तो इस ट्रेड को खत्म करना पड़ेगा, उस पर मिलने वाले पैसे को खत्म करना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट साइट्स का। इसीलिए ये लिस्ट जारी करती है कि इसका ट्रेड हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। और तुमको पता होगा कि जब वहाँ से नामीबिया से भी चीता लाना था ना भारत में, तो उसके लिए बड़े अप्रूवल लेने पड़े थे दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि ऐसे आप लेके जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो बैन है, उसका ट्रेड हो नहीं सकता। और भारत साइट्स का एक पार्टी है, कन्वेंशन में सिग्नेचर किया है। तो साइट्स का मतलब सिंपल क्या है कि भाई ये जीव जंतु का ट्रेड ना हो पाए उसको रोकने के लिए एक संस्था है, ठीक है। साल 2013 में मीनामाटा कन्वेंशन हुआ था। मरकरी को जो है फूड वगैरह, फूड चेन में जाने से रोकने के लिए। हुआ क्या था कि जापान में यार लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी हो रही थी, ठीक है, मीनामाटा करके एक जगह है। तो बीमारी हो रही, तो बाद में पता चला कि वहाँ के लोग जो है वो फिश जो खाते हैं, जो मछलियाँ खाते हैं ना, वो मछली क्या हो रही है, जब खाते हैं तो उनके अंदर मरकरी आ जाता है। और अब मेंस में पढ़ाऊंगा, यहाँ जरूरत नहीं है। एक होता है जियो मैग्निफिकेशन, और एक होता है, सॉरी, बायो मैग्निफिकेशन, और एक होता है बायो एक्युमुलेशन, ठीक। तो बायो जियो मैग्निफिकेशन जो है और बायो एक्युमुलेशन है, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट कैसे है कि जो फूड चेन होती है हमारी, मान लो सिंपल पानी में आपने मरकरी मिला दिया, और पानी में जो प्लैंकटन है उन्होंने उस मरकरी को निगल लिया या उनके शरीर में आ गया, उसको किसी बड़ी मछली ने खाया तो मछली के शरीर में आ गया। लेकिन जब मरकरी जो था वो पानी में जब था तो घुला हुआ था, परसेंटेज उसका उतना कंसनट्रेटेड नहीं था। लेकिन प्लैंकटन के पास गया तो कंसनट्रेटेड हो गया, फिर मछली के पेट में गया तो और कंसनट्रेटेड हो गया, और फिर उसको इंसानों ने खाया तो और कंसनट्रेटेड हो गया। और ये सब नॉन सोलेबल है, इसकी वजह से इंसान के पेट में रहा और वो बीमारी का कारण बन गया। बाद में पता चला तो फिर कहा गया भाई मरकरी को तो फेज आउट करना ही पड़ेगा, इस तरीके से फूड चेंज में नहीं रह सकता है। तो मीनामाटा डिजीज या मीनामाटा प्लेस जो भी है उसी के नाम पे, मीनामाटा डिजीज है शायद, उसी के नाम पे क्या हुआ, ये
मीनामाटा कन्वेंशन हुआ मरकरी के ऊपर, ठीक है, बस इतना समझो। ओके, सिटी है जापानी सिटी मीनामाटा, है ना, सिटी है, सॉरी। और क्या है, हाँ ये देखो 1985 में साल मैच करवा सकता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बस खाली एक बार देख लेना, है ना, लेक्चर एक बार फटाफट 1.2 1.5 2 की स्पीड में एक बार देख लेना और साल देख लेना, ये साल मैच करवा सकता है। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। अच्छा, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए इसलिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर या कूलिंग जो अप्लायंसेस थे उसमें जो गैस इस्तेमाल होती थी वो होती थी सीएफसी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब उसमें इस्तेमाल होता था और बाद में जब वो निकलता था तो वो ओजोन को छेद देता था, ओजोन का डिप्लीशन हो रहा था लगातार। तो ओजोन की डिप्लीशन, ओजोन की गिरावट को, कमी को रोकने के लिए क्या कहा गया कि भाई सीएफसी का यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे एचसीएफसी का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अनफॉर्चुनेटली बाद में पता चलता है कि ये जो एचसीएफसी है ना, ये तो और खतरनाक है, ठीक है। उसी को शायद किगाली अमेंडमेंट में लाया गया था कि जो एचसीएफसी है भले वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती है लेकिन लगभग 10,000 गुना, कितने, एक दो नहीं, 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो एससीएफसी से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको भी फेज आउट करने की बात चल रही है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 2016 में आया था, माफ करना। तो किगाली अमेंडमेंट क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो सॉरी किगाली अमेंडमेंट दूसरा है, जो मैंने बताया सीएफसी और एससीएफसी वाला वही है, बट ये जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, ना कि ये इसका वियना कन्वेंशन का। तो कुल मिलाकर के किगाली अमेंडमेंट जो है 2016 का, वो जुड़ा हुआ है कि किस तरह से एससीएफसी को भी हमें फेज आउट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एससीएफसी एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और इंडिया ने प्लेज किया है, इंडिया ने वादा किया है कि वो 2047 तक 85% एससीएफसी को, एचएफसी को हटा देगा। और किस स्तर से, 2024 से 26 के स्तर। तो जो लेवल 2024-26 में इंडिया का रहेगा उस लेवल से इंडिया जो है 2047 तक आते आते 85% कम कर देगा। अब 2024-26 का जो लेवल है, ये 2024-26 आने वाले भविष्य में क्यों तय किया कि भाई इस लेवल से हम यहाँ तक कम करेंगे। तो इंडिया जैसे जो गरीब देश हैं इनके पास अगर जो एचएफसी है इसका अगर हम अल्टरनेटिव देखेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव देखेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा, महंगे होते हैं वो गैसेस, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आप रेफ्रिजरेटर में गैस भराते होंगे 2-3 हज़ार का तो गैस ही आता है, तो और महंगे हो जाएंगे। तो पता चलेगा जितने का फ्रिज नहीं उतने का तो गैस आ गया। तो इंडिया जैसे देश चाहते हैं कि भाई 2024-25 तक जम करके इसको बढ़ा लिया जाए और उसके बाद में फिर आराम आराम से कम किया जाए, तो हमें समय मिल जाएगा परसेंटेज वाइज कम करने का, या हमें उतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो है 97 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि भाई ये दुनिया का एकमात्र लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हम ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कमिटमेंट पीरियड आए थे, पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 12 का और दूसरा कमिटमेंट पीरियड था 2013 से 20 का, ठीक। कुछ और कन्वेंशन देख लेते हैं। एक है रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। रॉटरडैम कन्वेंशन बस इतना जान लो, अब इसको कैसे तुमको समझाऊं मैं। रॉट, रॉट है ना, अंग्रेजी का टर्म है रॉटन, सड़ा हुआ, पता है ना। तो कोई चीज़ सड़ता है तो खतरनाक हो जाता है, तो जो सड़ता है वो खतरनाक हो जाता है, खतरनाक को अंग्रेजी में कहते हैं हजार्डस। तो रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो एक्चुअली हजार्डस केमिकल्स के लिए। तो हो क्या रहा था यार कि जो है अमेरिका जैसे देश, यूएसए जैसे देश क्या कर रहे थे कि अपने देश में कुछ भी करते थे, जैसे मान लो कोई भी खतरनाक प्लांट है, खतरनाक केमिकल है, उसका जो वेस्ट होता था अपने देश में नहीं डालते थे क्योंकि उनको लोग बीमार हो जाते, तो उसको जहाज़ों में भर करके और इंडियन ओशन में या अफ्रीका की तरफ जा करके छोड़ आते थे। और इसकी वजह से क्या होता था कि अफ्रीका के लोग, इंडिया के लोग, गरीब जो लोग थे वो परेशान हो जाते थे। अच्छा, उसके बदले में कुछ यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो है पैसे भी दे देते थे कि चलो भाई तुम्हारी इधर छोड़ रहे हैं तो कुछ पैसे भी ले लो, ठीक है। लेकिन जो रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ उस कन्वेंशन में कहा गया पैसे वैसे की बात नहीं है, पैसे देना है दो, नहीं देना है ना दो, जो करना है करो, पर ऐसे ज़बरदस्ती जाके नहीं छोड़ाओगे। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अपने आपके जहाज़ में अगर कुछ भी खतरनाक केमिकल है, चाहे वो आप डिस्पोज करने जा रहे हो, चाहे आप कैरी कर रहे हो, चाहे मतलब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अगर वो खतरनाक केमिकल है और दुनिया के किसी भी क्षेत्र से गुजर रहा है तो उसकी पहले आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी मैंडेटरी है, ठीक है ना। ओके, साल 2000 में
क्या हुआ, कार्टेजना प्रोटोकॉल आया। ठीक है, जैसे रोटरडैम कन्वेंशन था खतरनाक केमिकल के लिए, ऐसे जो कार्टेजना प्रोटोकॉल आया, इसमें कहा गया कि भाई जैसे मान लो एक आपने पढ़ा होगा बीटी कॉटन है ना। तो बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन ऐसे है कि जो सीड था कॉटन का, उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह से मॉडिफाई किया, इस तरह से मॉडिफाई किया कि भाई वो अब रेजिस्टेंट हो गया ढेर सारे क्या कहते हैं उनको, पेस्ट के प्रति, और उसकी प्रोडक्शन भी थोड़ी सी आ हाँ, जो भी फुल फॉर्म है उसका, कुल मिला करके ये पेस्ट वगैरह के प्रति रेजिस्टेंट हो गया। ऐसे ही बीटी बैगन का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सरसों के लिए नई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो करते क्या है कि ये सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऐसे पेस्ट भी होते हैं कि जिनमें हम उनके जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं। जीएम है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड। तो उनके हम जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। और बदलने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी कंट्री स्पेसिफिक या किसी भी ज्योग्राफी स्पेसिफिक कि बाकी सभी ऑर्गेनिज्म को, बाकी सभी प्लांट को वाइप आउट कर दें, खत्म कर दें, और वो वहाँ पे छा जाएं। एक आपने हैसिंथ करके एक पौधा देखा होगा जो अक्सर तालाबों में दिखता है, जिसको जलकुंभी कहते हैं। अब ये जलकुंभी क्या था? जलकुंभी पहले भारत में नहीं था, गलती से कहीं से भी आ गया था किसी देश से, आज वो पूरे भारत में एक टेरर है ना, बिल्कुल आतंकवाद की तरह काम कर, आतंकी की तरह कहीं भी छा जाता है और निकालते फिरो उसको, है ना। तो कई चीज़ें हैं जिसमें सीड से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक, कि भाई किसी के देश में नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए कार्टेजना प्रोटोकॉल आया। और कहा गया कि भाई जब भी आप कुछ भी लेके जाओगे, तो उसका सेफ हैंडलिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन सेफ होगा, ये सब होगा, वो सब होगा, और पहले से इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म एक क्लास के बाद बात करते हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ अभी। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक नगोया प्रोटोकॉल भी आया। नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है कि भाई मान लो, सपोज क्या करो कि भारत में नीम है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे नीम है। अब नीम से कोई एक कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी, मान लो ओखर्ट है, मान लो मेडिकल कंपनी है। वो नीम से उसने कोई ऐसा मेडिसिन बना दिया जिसकी वजह से खाते ही ना आपका सारा दुख दर्द गायब हो गया, जो भी पीड़ा है जीवन में सब चली गई, और लाखों करोड़ों डॉलर उसने कमाया ओखर्ट ने, मान लो। लेकिन नीम की जो औषधीय गुण है, वो कहाँ से मिले थे उसको? भारत के आयुर्वेदा से मान लो मिले थे। तो भारत के आयुर्वेदा से जब मिले थे, या भारत से उसने सीखा था, तो भारत के लोगों को, और भारत से ही नीम भी लिया उसने, खरीदा, तो भारत के लोगों को उसका कुछ तो भैया हिस्सा मिलना चाहिए ना, प्रॉफिट में कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं इक्विटेबल प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, फेयर एंड इक्विटेबल, कि भाई 100 रुपये आपने कमाए, ज्ञान हमारा था, जो कच्चा माल था वो हमारा था, सब कुछ हमारा था, आपने बस उसमें कुछ तो भी रिसर्च किया और आपने नया कुछ बना दिया, तो उसका जो प्रॉफिट है हमें भी शेयर करो। और ये बात हुई नगोया प्रोटोकॉल में साल 2010 में। भारत ने क्या किया? भारत ने कहा यार ये लोग विदेशी कंपनियां आती हैं, हमसे ही सीखती हैं, हमारा ही माल ले जाती हैं और हमें को फिर उल्टा बेच देती हैं। तो भारत ने तैयार किया TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। भारत में जितने भी औषधीय गुण वाले प्लांट्स हैं, या कुछ भी ऐसा इस तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज है, चाहे वो आदिवासियों का हो या जिसका भी हो, उस नॉलेज को इस लाइब्रेरी में डाल दिया जाता है। और इस लाइब्रेरी को क्या किया है, दुनिया के कई सारे राष्ट्रों के साथ, कंट्रीज के साथ शेयर किया गया है। और उनसे कहा गया है कि अगर इस नॉलेज लाइब्रेरी के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी ज्ञान पर कोई भी कंपनी पेटेंट कराना चाहती है, तो उसको पेटेंट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज तो ऑलरेडी लाखों साल से, हजारों साल से, करोड़ों साल से उपलब्ध है, और इस पे आप पेटेंट देने का मतलब ये है कि भाई आप जो नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे ट्रेडिशनल लोगों के साथ में, उस पर जबरदस्ती आप पेटेंट दे रहे हैं, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और भारत ने इसलिए एवरग्रीनिंग जो ऑफ पेटेंट है उसको रोकने के लिए भी कानून भारत ने बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर CMS देख लो। तो CMS का मतलब है, M मतलब, मैंने कहा नॉमनक्लेचर दुनिया में बहुत सबसे तगड़ा थीम है, ट्रिकोलॉजिकल गेसिंग में काफ़ी पढ़ाया भी है। अगर नहीं भी पता है तो यम फॉर, यम बोले तो माइग्रेटरी, तो वहाँ पे देख सकते थे आप माइग्रेटरी जो स्पीसीज हैं उनको लेकर के समझौता है। साल 2023-20 में गांधीनगर गुजरात में इसका सम्मेलन हुआ था, COP13 के माध्यम से। कॉप ढेर सारे संस्थाओं के होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UNFCCC का जो कॉप है बहुत फेमस है। अदरवाइज UN जो UNCCD है उसका भी कॉप होता है, CMS का भी कॉप है। तो CMS का जो कॉप हुआ था भारत में, वो गांधीनगर में हुआ था फरवरी 2020 में, ठीक है। और और क्या, बासेल कन्वेंशन एक बार देख लेना, ये सब हजार्डस वेस्ट वगैरह के लिए है, ठीक है। इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट शामिल नहीं है।
जो इंपॉर्टेंट है वो खाली बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लो क्योंकि इस पे सवाल बन सकता है ऐसे मुझे लगता है। ये बहुत फेमस है, चर्चा में काफ़ी रह रहा है, इसलिए क्योंकि ये UNFCCC से जुड़ा हुआ है और उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब क्या है कि भाई जब अर्थ समिट रियो ब्राज़ील में हुआ 1992 1992 में, तो उस समय तय तय हुआ कि भाई पैसे के खर्चे आएँगे, बाकी कोऑपरेशन करना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तो कौन करेगा? तो क्या करेंगे, एक संस्था बनाते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है? उसमें जो पैसे आएँगे उसका देखभाल कौन करेगा? तो जनरली मैंने देखा है कि समाज में भी कोषाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? कांग्रेस के एक कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा करके, या जब कांग्रेस हुआ करती थी उस समय वो सब बिरला वगैरह देखते थे। तो मैं सोचता हूँ कोषाध्यक्ष जनरली उसको बनाते हैं जो बड़ा आदमी होता है। क्योंकि माँ कहती है ना कि रेमन कहते हैं कि नदी न क्या है वो? वृक्ष कभी न फल बखे, नदी न सिंचे नीर। यानी नदी नदी अपना पानी खुद कभी नहीं खाती है, वृक्ष अपना फल खुद कभी नहीं खाता है। तो जो बड़ा आदमी है वो जनरली जो है पैसे चुराएगा, इसकी संभावना कम है, चिल्लरबाजी नहीं करेगा। तो वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा आदमी, उससे बड़ा आदमी कौन होगा? बड़ा आदमी धनी, अमीर। तो वर्ल्ड बैंक को बना दिया इसका ट्रस्टी, ठीक। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक्चुअली कॉपरेशन और फैसिलिटेशन के लिए स्थापित किया गया था इसी समय, और इसका जो ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक है, और इसका उद्देश्य क्या है? टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स। मान लो एग्रीमेंट हुआ कॉप का, और उसमें कहा गया 100 रुपये गरीब लोगों को दे देना है, तो गरीब लोगों को जो 100 रुपये दे देना है वो इसी के थ्रू दिया जाएगा, और इसका जो सुपरविजन है वर्ल्ड बैंक करेगा, कितना पैसा आया कितना गया, और कुछ कम पड़ेगा तो बोलेगा मुझसे ले लो, ठीक है। और ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये किसको किसको अपना क्या कहते हैं, अ, ये मदद देता है। तो फिर उसमें UNFCCC है, CBD है, UNCCD है, स्टॉकहोम है, मिनीमाटा है। एडाप्टेशन फंड भी एक आया था। एडाप्टेशन फंड से सवाल पूछेगा, इसका थोड़ा सा मुझे ऐसे डाउट है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, फिर भी एक बार तुम खुद देख लेना। कार्बन क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ बस खाली 10 सेकंड में। कार्बन क्रेडिट का सिंपल मतलब है कि मान लो 100 यूनिट कोई ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो की टर्म है ना, जो कैची टर्म्स है, उस पर सवाल बन सकते हैं, उन्हीं में मजा आता है, बाकी में क्या ही मजा आएगा। तो कार्बन क्रेडिट जो है वो मान लो 100 यूनिट कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, तो उसको कोटा दे दिया गया उस कंट्री को, उस कंपनी को, कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई राष्ट्र हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है। कहा गया कि भाई 100 यूनिट आप उत्सर्जन कर सकते हो। 100 यूनिट से ज़्यादा अगर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया, 100 की बजाय 90 टन ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किया, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए, आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो फायदा कितना होगा? तो फायदा ये मिलेगा कि शायद देख लेना एक बार, शायद 10 टन है या 1 टन है, संभवतः 10 टन है। 10 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो एमिशन है, उसके लिए एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, ठीक है। और अगर किसी ने कम किया है तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको किसी स्टॉक मार्केट में जाकर के बेच सकता है, किसी कंपनी जिसने की ज़्यादा उत्सर्जन कर दिया उसको खरीदने की ज़रूरत है, उसको बेच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किसी भी क्लाइमेट जो समिट में कोई फाइनेंशियल सेंटर है उससे वो पैसे ले सकता है, लोन ले सकता है, 50 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये है कार्बन क्रेडिट। ये बात अलग है, यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स भी लगाने जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख लेना। और ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। क्या बचा फिर? ठीक है, फिर